Okay, so now let us talk about the Law Commission of India. So Law Commission क्या है? Is it mentioned in the Constitution anywhere? Hmm? Is it mentioned anywhere? Yes. So Law Commission of India क्या कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है? नहीं है. ओके, इट्स अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. इट्स अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब कोई लॉ नहीं है. एंड इट इज एन एड हॉक. ओके, एड हॉक बॉडी मतलब टेम्पररी बॉडी है, विच इज एस्टैब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट to recommend the legal reforms, and it functions as an advisory body to the Ministry of Law and Justice. Okay, ये किसके लिए फंक्शन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को सपोर्ट करने के लिए, with the major objective of ensuring that laws are just, fair, and effectively implemented. Constitutional basis, while not explicitly mandated by the Constitution, its establishment aligns with Article 39A directive principle, which promotes equal justice and free legal aid. So ये जो है इसका constitutional basis, there is no direct constitutional basis. It's not a constitutional body, law commission. It's just an ad hoc body. It is not even a statutory body. इसका कोई law भी नहीं है कि law commission बनेगा. It is just a ad hoc temporary body which advises the Ministry of Law and Justice for legal reforms. So, while not explicitly mandated by the Constitution, its establishment aligns with Article 39A, which promotes equal justice and free legal aid. तो equal justice को promote करने के लिए, so that we can have reforms in the legal side of things, हम जो है इसको देख सकते हैं. पहला लॉ कमीशन कब एस्टैब्लिश हुआ था? It was set up in 1834. Yes, free legal aid is for accused only. Okay. या विक्टिम के लिए भी हो सकता है. विक्टिम, लेकिन जनरली विक्टिम को कौन स्टेट सपोर्ट करती है? विक्टिम के लिए गवर्नमेंट प्लीडर्स होते हैं. अक्यूज्ड को अपने आप को बचाना होता है, इसीलिए वहां फ्री लीगल एड का कंसेप्ट आया. सो फर्स्ट लॉ कमीशन, इट वाज सेट अप इन 1834 बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एंड इट वाज चेयर्ड बाय लॉर्ड मकॉले. एंड देन सब्सीक्वेंट कमीशंस जो है, सेकंड लॉ कमीशन, थर्ड लॉ कमीशन, फोर्थ, इट वाज एस्टैब्लिश इन 1853, 61 एंड 1879. जो लॉर्ड मकॉले का कमीशन है उसके थ्रू हम देखते हैं कि 1860 में, आफ्टर ए कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम, इंडियन पीनल कोड वाज एस्टैब्लिश्ड. उसके बाद कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर वाज देयर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. सो दिस वाज बिकॉज ऑफ all the British era, colonial era law commissions that we have this thing. आज भी ये एप्लीकेबल है. आईपीसी तो चलो चला गया, अब भारतीय न्याय संहिता आ गया, लेकिन बाकी सारा अभी भी प्रेजेंट है. द आंसर इज यस. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन एविडेंस, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अभी भी लोग पढ़ते हैं. ओके, अभी भी जो है, दिस इज अंडर द, दिस इज बेसिकली अंडर द यूजेज. So Article 372, it continued pre-constitution law. Please remember this. Article 372 of the Constitution, इन्होंने क्या कहा कि जितने भी प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हैं, ब्रिटिश एरा के लॉज हैं, वो अभी भी चलेंगे. याद है सराइज एक्ट हमने एक बार पढ़ा था, दैट अगर आपको पानी पीना है किसी भी ढाबा या रेस्टोरेंट में, यू कैन ड्रिंक्स वाटर, है ना. सराइज एक्ट था ना, कि किसी भी एस्टैब्लिशमेंट में आप पानी और वॉशरूम यूज कर सकते हैं, है ना. तो वो कहाँ कब का है? वो क्या आफ्टर इंडिपेंडेंस बना? नहीं, 1860s का है. दैट इज फ्रॉम द 1860s एंड द 1870s. ओके, 1800s का है. So first law commission of independent India was chaired by MC Setalvad, who was the then attorney general. And since then 22 law commissions they have been constituted. और सभी का कितना का टेन्योर है? 3-year टेन्योर. इज दिस फिक्स्ड? इज दिस टेन्योर फिक्स? तो जनरली 3 साल का होता है, लेकिन बिकॉज इट्स नॉट अ स्टैट्यूटरी और ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट इज नॉट सेट इन स्टोन, बट बाय कन्वेंशन वी फॉलो 3 years. 22nd लॉ कमीशन जो सबसे करंट लॉ कमीशन है, इट इज चेयर्ड बाय जस्टिस ऋतुराज अवस्थी. ओके, एंड इट इज फॉर्म्ड बाय अ यूनियन गवर्नमेंट रेजोल्यूशन. प्लीज रिमेंबर दिस, ये जो है यूनियन गवर्नमेंट रेजोल्यूशन से बनता है. Once the resolution is passed and receives the president's assent, the chairperson is appointed, who is usually a retired Supreme Court judge. Chairperson is a retired Supreme Court judge, but it is nothing hard and fast. कोई और भी हो सकता है.
other legal expert, academicians, senior advocates are also there, and they are appointed for a 3-year term. And they identify obsolete or irrelevant laws for repeal or amendment, कि कोई भी ऐसा लॉ है जिसको रिपील करना है जो पुराना हो चुका है. They basically go through all the laws. Okay, they go through what, they go through all the laws. और वहां पर जो है ये बेसिकली देखते हैं, एंड दे गो थ्रू ऑल द ऑब्सोल्यूट और इररिलेवेंट लॉ, एंड दे सी कि किसी को रिपील करना या अमेंड करना है, तो उसी के बेसिस पे अगर उनका रिकमेंडेशन पसंद आता है पार्लियामेंट को या गवर्नमेंट को, तो द पार्लियामेंट बेसिकली मूव्स टू रिपील इट. They propose new law and they address emerging legal challenges and gaps. They also go for simplification of legal processes, judicial reforms. They suggest changes to reduce delays, enhance efficiency, and improve the justice delivery. And they also undertake studies and research in law, including examining the impact of globalization on vulnerable groups. इनका इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन जो था उसमें 170th रिपोर्ट में इन्होंने क्या कहा था, दैट साइमल्टेनियस इलेक्शन शुड बी देयर इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली. तो इसी के लिए अगर आपको याद है, हमने वन नेशन वन इलेक्शन बिल वी हैड रेड. Then 262nd report, it was there for the capital punishment, and it recommended the abolition of death penalty for all crimes except those related to terror and waging war. And 262nd report, it dealt with hate speech, uniform civil code, data protection, बीसीसीआई क्या अंडर आरटीआई आती है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डीएनए प्रोफाइलिंग एक्सेट्रा. सो ये इंपॉर्टेंट होता है. तो अगर आप जीएस 2 पॉलिटी पढ़ के जा रहे हैं, इफ यू आर गोइंग फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, आई हाईली रिकमेंड लॉ कमीशन जो है उसका रिपोर्ट आप पढ़ के जाएंगे, उसके रिकमेंडेशन जो है यू शुड रीड इट. प्लीज रिमेंबर द कमीशंस recommendations आर नॉट बाइंडिंग इन नेचर, and the concerned ministries and department they decide on the implementation. क्या ये चीज क्लियर है? प्लीज, ये बाइंडिंग क्यों नहीं है? एड हॉक बॉडी है. आज के डेट में तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का भी बाइंडिंग नहीं है, तो एड हॉक बॉडी का कैसे हो गया?